Hello, good morning, Jai Shri Ram. Today we are going to discuss a novel written by Stephen D. Moyer. So it is a Gothic novel whose name is Rebecca. It is written in 1938. So now you're thinking what is Gothic novel? So it is a blend of romance and horror, or it come under the children literature genre. Okay. So in the previous video we discussed about the characters and all the important detail about this novel. Now, in this video, we are going to discuss the summary, and I personally try to give you every little and small details about this novel. So, without wasting time, let's start. The story begins with the unnamed narrator dreaming of her husband grand estate, Mandalay. So, स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो अननेम नैरेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मेन है वो तीन कैरेक्टर है. फर्स्ट वन इज मैक्सिम डी विंटर, who is the hero in the story. The second character is her first wife Rebecca, जिसके नाम पे ये स्टोरी बना है, जिसका मतलब रेबिका स्टोरी का ही टाइटल है. एंड द थर्ड वन is himself the narrator who is explaining the story, and she is the second wife of Maxim de Winter. So the story begins with an unnamed author dreaming of her husband grand estate Mandalay. सो ये स्टोरी स्टार्ट होता है कि जो नैरेटर है वो सोच रही होता है, अपने ड्रीम में वो देख रही होती है मैंडली को, जो कि बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है. सी इज सैड बिकॉज सी कैन नॉट रिटर्न देयर. वो बहुत सैड होती है कि वो वापस वहाँ नहीं जा सकती. इट वॉज डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट 20 years earlier, क्योंकि वो 20 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है. क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था कि जो उसकी मेड होती है मिसेस डैनवर, वो उस ग्रेट एस्टेट को, उस जगह को वो आग लगा देती है इन द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये हमें फर्स्ट में बताया जाता है ये चीज़. ठीक है. सो सिंस देन सी एंड हर हस्बैंड मैक्सिम डे विंटर हैव लिव्ड क्वाइटली इन स्मॉल होटल्स अलॉन्ग द मेडिटेरियन. सो उसके बाद से उन लोग ट्रैवल करते हैं और छोटे मोटे होटल्स में रहते हैं. तो उसी होटल में वो एक दिन सोई होती है एंड वो ड्रीम देखती है. तो वो सोचती है कि अपने पति को ऐसा बताएगी तो उसका पति डिस्टर्ब होगा, इसलिए वो इस बारे में कुछ उनसे बात नहीं करती. लेकिन वो सोचने लगती है कि वो टाइम कैसा था, और हमें वो डिटेल देने लगती है कि जब वो मैक्सिम से मिली थी तब का सिचुएशन कैसा था, और वो मैंडली कैसे गई वहाँ पे, वो जो उसकी मेमोरीज है वो कैसे क्रिएट हुई, और आज क्यों वो उसके लिए हॉरिफाइड मेमोरीज है, क्यों उसको सोचने से उसे खुशी नहीं मिलती, उल्टा उसे टेंशन होता है. सो बताती है कि जब वो अपने 20s में थी, मतलब जब वो यंग थी, तो नैरेटर जो है ना वो एक when she was in her early 20s, the narrator worked as a paid companion to a wealthy American woman on holiday in Monte Carlo. So जब हमारी जो नैरेटर है वो जब यंग थी, उस टाइम वो एक वेल्दी अमेरिकन वुमेन के वहाँ काम करती थी, जिसका नाम भी हमें बताया गया है. उनका नाम है मिसेस वैन होपर. तो उनके वहाँ काम किया करती थी, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मैक्सिम से मिली थी. ओके. तो वहाँ पे वो उनके साथ पार्टीज़ में जाना और उनका क्या बोलते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करने में हेल्प करना, वो सब उनका काम था. देयर सी मीट मैक्सिम द विंटर, अ 42 years old widower. वहाँ पे वो मैक्सिम से मिलती है जो 42 years के हैं, और वो विडोअर है, मतलब उनकी जो वाइफ है उनका डेथ हो चुका है, और ये बात सबको पता है. His first wife Rebecca has died a year earlier in a sailing accident. So उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी रेबिका, उनका डेथ कैसे हुआ था ना, वो क्या बोलते हैं, पानी में डूब गई थी, मतलब शिप्स में वो शायद कहीं जा रही थी और पानी में डूब गई थी, इस वजह से उनका डेथ हो गया था. आफ्टर जस्ट 2 weeks of courtship, मैक्सिम मैरी द नैरेटर. ज़्यादा नहीं, बस 2 weeks उन लोग बातचीत के लव अफेयर में रहे, उसके बाद उन्होंने जल्दी से शादी कर लिया. Maxim married the narrator, who then became the second Mrs. De Winter, and they go to live at Manderley in Cornwall. क्योंकि मैक्सिम का खुद का घर था मैंडरली में, जो एक ग्रैंड एस्टेट था, एक बड़ा विला था. तो शादी के बाद वो जो सेकंड मिसेस डे विंटर है, मतलब जो हमारे नैरेटर है, उनको लेके वो मैंडरली चले गए.
और मेंडली कहाँ पे है? क्रॉनवॉल में, ठीक है, मतलब वो जगह का नाम क्रॉनवॉल है जहाँ पे मेंडली है। So at Manderley, she met Mrs. Danver, the strict and intimidating housekeeper who had been Rebecca's personal maid. So जब वो मैंडली जाती है तो उनका वो मिलती है किससे? मिसेस डैनवर से। और वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत सीरियस टाइप की होती है। और वो बेसिकली जो नैरेटर उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि वो रेबिका की मेमोरीज में अब तक मतलब वो रेबिका को ही अपना मालिक समझती है और वो उसके लिए बहुत ऑनेस्ट है। सो वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो उन्हें फॉर्मल ग्रीट करती है और इन्हें मतलब इन्हें ऐसा शो करते हैं कि वो कभी भी रेबिका का जगह नहीं ले सकती। सी यूज टू हेट हर। ओके देन वो रेबिका की पर्सनल मेड होती है। जब रेबिका शादी करके आई होती है, रेबिका के साथ मिसेस डैनवर यहाँ पे आई है और रेबिका के डेथ के बाद भी वो यहीं पे काम करती है और उस हाउस में रेबिका के प्रेजेंस को वही जिंदा रखती है। मतलब रेबिका वहाँ पे रहती नहीं है, बट जैसे मिसेस डैनवर उसके रूम को क्लीन करती है, सब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करती है कि जैसे रेबिका जब थी तब वो करती थी। और ये सब जो रेबिका का प्रेजेंस है उस घर में अभी बनाया हुआ है, ऐसा लगता है कि उस घर में रेबिका अभी भी है। ओके, तो ये सब काम कौन करते हैं? मिसेस डैनवर। मिसेस डैनवर constantly compared the shy, insecure new Miss D Winter with रेबिका। वो हमेशा कंपेयर करती है जो हमारी नैरेटर है उनको रेबिका के साथ, और उन्हें मतलब दिखाती है कि भाई तुम उस लायक नहीं हो, तुम मतलब रेबिका का कभी जगह नहीं ले सकती। इसलिए वो बार बार कंपेयर करती है और बाकी लोग भी जो आसपास के लोग हैं वो भी उसे कंपेयर करते हैं, इससे वो इनसिक्योर होती है। टेलिंग हर शी कैन नेवर मैच रेबिका ब्यूटी, एलिगेंस और सोशल चार्म। और उसे कहते हैं तुम कभी रेबिका का ब्यूटी, एलिगेंस या फिर सोशल चार्म तुम मैच नहीं कर सकती। वो जितनी अच्छी थी तुम उतनी अच्छी नहीं बन सकती, किसी भी तरीके से नहीं। ना ब्यूटी में, ना सुंदरता में, ना लोगों के नज़र में तुम बन ही नहीं सकती हो, क्योंकि वो कुछ अलग ही थी। उसको रेबिका को जब कोई देखता था तो वो उसके प्यार में पड़ जाता था, वो इतनी सुंदर थी और इतने अच्छे से लोगों से बिहेव करती थी। शी इवन सो हर रेबिका ओल्ड बेडरूम इन द वेस्ट विंग। यहाँ तक कि वो रेबिका का जो ओल्ड बेडरूम है वो भी दिखाती है हमारी नैरेटर को। विच शी हैज़ कीप्ट लाइक अ श्राइन, जिसे वो कोई पूजा की जगह की तरह रखी है, मतलब वो डेली उसको साफ़ सुथरा करके उसे अच्छे से रखती है, जैसे कि वो कोई श्राइन हो, कोई टेम्पल है जिसे वो डेली पूजती हो, ऐसे। एवरी वन इन सोसाइटी प्रेज रेबिका, सब कोई रेबिका को बहुत प्रेज करते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छी थी, और हर कोई उसको कंपेयर करता है और इसको मतलब ख़राब फील करवाता है। Make everyone in the society praised Rebecca, which making the new Mrs. D. Winter feel lonely and unwanted, जिससे कि जो हमारी नैरेटर है उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत अकेला अकेला लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद द नैरेटर बिगन टू बिलीव दैट मैक्सिम रिग्रेट मैरिंग हर। और ये सब जब होता है और जो मैक्सिम डी विंटर है वो भी उसकी तरफ बहुत कोल्ड बिहेवियर रखते हैं, मतलब शादी के टाइम तो सब ठीक था बट बाद में वो उसे इग्नोर करता है। तो उसे ऐसा लगता है कि जो उसके हस्बैंड है वो रिग्रेट करता है, मतलब उन्हें लगता है कि यार मैं क्यों इससे शादी किया, ऐसा वो रिग्रेट करते हैं। और अभी भी वो रेबिका से प्यार करते हैं, अपनी एक्स वाइफ से। फॉलोइंग ट्रेडिशनल लोकल ट्रेडिशन, मैंडली होस्ट अ कॉस्ट्यूम बॉल, एन आइडिया स्टार्टेड बाय रेबिका। सो बेसिकली वहाँ पे एक जो रेबिका है जब वो आई मैंडली तो उसने पूरा ओन मतलब उस मैंडली वो अपने हिसाब से चलाने लगी, वहाँ का हर एक चीज़, हर मतलब लाइब्रेरी में बुक से लेके खाने का मेनू सब कुछ उसके हिसाब से होने लगा। सो उसने वो हर साल एक क्या बोलते हैं कॉस्ट्यूम बॉल ऑर्गेनाइज करती थी। तो फिर इस बार भी जब उसका डेथ हो गया, क्योंकि अगले साल उसका डेथ हो चुका है, सो इस साल भी लोग जब आए नई बहू को देखने नाइटर को, तो उन्होंने कहा कि कॉस्ट्यूम बॉल क्यों बंद कर रहे हो, आपको करना चाहिए। तो फिर मैक्सिम डिविंटर का मन नहीं था, फिर भी वो मान गए। उसके बाद कॉस्ट्यूम बॉल का ऑर्गेनाइज किया गया। मेंटली हैज़ होस्ट अ कॉस्ट्यूम बॉल, an idea started by Revika,
Mrs. Danvers tricked the narrator into wearing the same dress Rebecca had once owned. सो मिसेस डैनवर तो रेबिका को पसंद करती नहीं थी क्योंकि उन्हें कौन पसंद थी, सॉरी, मिसेस डैनवर तो नाइटर को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें रेबिका ही पसंद थी और वो उनकी ही फेथफुल वॉरशिपर थी, वो उनको ही सब कुछ मानती थी अपना। सो वो क्या करती है, मिसेस डैनवर को बोलती है कि आप एक काम कीजिए, मैं लंदन में एक बहुत अच्छे फैशन जो मतलब ये नहीं करते ड्रेस डिज़ाइन करते हैं उनको मैं जानती हूँ, बहुत अच्छा ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, तो मैं आपको उनसे कांटेक्ट करवा देती हूँ, वो आपके लिए अच्छा ड्रेस बना देंगे। और ऐसे करके वो क्या करती है, जो अगले साल रेबिका जो ड्रेस पहनी होती है कॉस्ट्यूम बॉल में, वैसा एग्जैक्टली ड्रेस बनाती है। किसके लिए? नैरेटर के लिए। जिसे वो पहन के जब जाती है वो ह्यूमिलेट होती है क्योंकि जो उसके पति है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनका मजाक उड़ा रही है। रेबिका का ड्रेस पहन के आई जो ना, उससे उससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है मतलब नैरेटर से। सो ट्रिक करती है। Okay, Mrs. Danver tricked the narrator into wearing the same dress Rebecca had once worn. When Maxim sees it, he becomes furious and orders her to change, humiliating her. जब मैक्सिम देखता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है जाके तुरंत चेंज करो, वो गुस्से में बोलता है और उसे इंसल्टेड फील होता है। लेटर मिसेस डैनवर क्रूअली सजेस्ट दैट शी शुड जंप आउट ऑफ अ विंडो। बाद में मिसेस डैनवर कहती है तुम जिंदा क्यों हो, तुम जाके खिड़की से कूद के मर क्यों नहीं जाती। और तब तक नैटर को भी लगने लगता है कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को, इन लोग तो अपना लाइफ अच्छे से जी रहे हैं और उल्टा मैं इन लोग के लिए बोझ के अलावा और कुछ नहीं हूँ। वो देखती है कि जो मेड्स है वो उसे पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उसका पति उसे पसंद नहीं करता, वो उसे इग्नोर करता है और ऊपर से वो इससे ह्यूमिलेट होती है तो उसे और बुरा लगता है। सो एक दिन जब मिसेस डैनवर उसको रूम में लेके जाती है, कहाँ पे, रेबिका के रूम में, तब वो उसे कहती है तुम मर क्यों नहीं जाती। तो ये भी सोचते हैं कि हाँ, जब मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता तो मैं मर ही जाती हूँ। बट तभी सडनली कुछ बाहर से साउंड आता है और इन्हें बुलाया जाता है, तब पता चलता है कुछ एक बहुत बड़ा शिप, मतलब कुछ कोई एक शिप शायद आके बाउंड्री वगैरह में कुछ लगा है और वहाँ पे एक लाश डिस्कवर हुआ है, मतलब एक डूबा हुआ शिप मिला है जिसके अंदर एक लाश है। तो सब लोग दौड़ के जाते हैं, वो कोई एक्शन ले पाती उससे पहले ही ये सब कुछ हो जाता है और वो भी दौड़ के बाहर जाते देखने के लिए कि हुआ क्या है। ठीक है। Before she can act, the scene is interrupted by the news of shipwrecked nearby. So पता चलता है कोई डूबा हुआ शिप निकला है तो सब जाते हैं। During the investigation of the wreck, driver discover Rebecca's shrunken boat with her body. तो जब वो वाला क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन में एक बोट निकलता है, जो डूबा हुआ बोट श्रंकन बोट है वो निकलता है, इसमें रेबिका का बॉडी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ टाइम पहले ही एक बॉडी मतलब रिवर से एक बॉडी निकला था और उसको मैक्सिम ने कहा था कि हाँ ये उसकी वाइफ का बॉडी है, उसने आइडेंटिफाई किया था कि हाँ ये मेरी वाइफ का बॉडी है। सो अभी दूसरा बॉडी कैसे निकला, ठीक है। सो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द wrecked, driver discover Rebecca's shrunken boat with her body inside. This shocked everyone because Maxim has already identified another woman's body month earlier as Rebecca. रेबिका का बॉडी उसी जगह पे डूबा हुआ था, बट जो एक बॉडी निकाला गया था मैक्सिम ने आइडेंटिफाई किया था कि ये उसकी बीवी है। तो सब लोग अब इस चीज़ के कॉन्फ्यूज़न में है और अब मैक्सिम आके हमारे नैरेटर को कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत शॉकिंग सा चीज़ बताने वाला है। सो मैक्सिम देन कन्फेस द ट्रूथ टू हिज वाइफ। अब मैक्सिम जो है ट्रूथ बताता है अपनी वाइफ को, क्या सच्चाई है। हिज मैरिज टू रेबिका वॉज बीन अ नाइटमेयर। उसका रेबिका के साथ जो शादी था वो किसी नाइटमेयर बुरा सपने से कम नहीं था। रेबिका वॉज नॉट द परफेक्ट वोमन एवरी वन थॉट शी वॉज। सबको लगता था कि वो मुझे परफेक्ट है, ब्यूटी, सोशल चार्म उसके पास सब है, बट लेकिन ये सच नहीं था। वो बहुत ही मैनिपुलेटिव थी, बहुत ही क्रूअल थी और वो अनफेथफुल थी। वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, वो डोमिनेट करती थी हर टाइम। उसमें मतलब जब मैक्सिम ने शादी किया ना, उसका लाइफ बर्बाद हो चुका था उसे शादी करने के बाद। ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ, जिस दिन उसका डेथ हुआ, शी मॉक्ड मैक्सिम बाय सेइंग दैट शी वाज प्रेग्नेंट विद अनदर मैन चाइल्ड। सो जिस दिन क्या बोलते हो रेबिका का डेथ हुआ, उस दिन वो मॉक करी थी, मजाक उड़ाई थी मैक्सिम का, ये बोल के कि मैं जैक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सो जो जैक है वो उसका रिलेटिव भी है और उसका लवर भी है। सो जो अनदर मैंस चाइल्ड है वो बेसिकली जैक का बच्चा है। जो जैक फैमिली हम लोग पढ़े थे ना कैरेक्टर में,
लवर एंड रिलेटिव, ये वो है. सो एंड दैट एवरीवन वुड बिलीव इट वाज हिज. और सब तो यही सोचेंगे कि ये बच्चा जो है, मतलब रेबिका बोलते ये बच्चा भले जैक का है बट सबको लगा ये तुम्हारा बच्चा है. तो उसमें मैक्सिम बोलता है मैं सबको बता दूंगा. तो ये बोलते सबको तो लगता है हम लोग परफेक्ट कपल है, कोई तुम्हारी बात सुनेगा ही क्यों, सब तुम्हें पागल समझेंगे. और वो इसको इतना भड़का देती है दैट मैक्सिम शूट हर, मैक्सिम उसे गोली मार देता है. पुट हर बॉडी इन हर बोट एंड सैंक इट. सो उसके बाद वो क्या करता है, उसका बॉडी लेके बोट में डालता है और उसके बाद उसमें होल करके उसे डुबवा देता है, क्योंकि उसको खुद को भी तो बचाना है अब. द narrator is relieved to learn that Maxim never loved Rebecca. He has always loved her. अब जो नैरेटर, उसका मेन प्रॉब्लम क्या था, कोई उसे पसंद नहीं करता और उसके जो हस्बैंड है वो भी उसके लिए कोल्ड है, वो उससे अच्छे से बिहेव नहीं करते. लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि भाई सीन तो कुछ अलग ही है, मेरा पति तो कभी उससे प्यार करता ही नहीं था, वो तो उल्टा रेबिका को मारा, मतलब उसने उसका मर्डर कर दिया है. ठीक है. सो इस बात से सब हम लोग को क्या लगेगा, कोई अगर इसे मर्डर किया है तो इंसान उससे डरेगा या फिर उसे नफरत करेगा. बट यहाँ पे एक सीन कुछ और ही था. यहाँ पे नैरेटर को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब मैं ज़िंदा रहूँगी, जब मेरा पति मुझसे प्यार करता है और मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ तो मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ. सो इस इंसिडेंट के बाद जो वो शाय और एक टीममेट से लड़की थी जो हर किसी के सामने झुक जाती थी, अपना मतलब वो जब मेंटली में आई थी ना, वो अपना कोई मतलब अपने हिसाब से कुछ नहीं चलाती थी. यहाँ तक वो जाके डैनवर को बोली थी, मिसेस डैनवर को, कि आप अपने हिसाब से इस घर चलाइए, मैं उस समय इंटरफेयर नहीं करूँगी. लेकिन अब वो टोटली चेंज हो गई. जब उसे पता चला उसका पति सिर्फ उससे प्यार करता है, वो हर चीज़ पर डोमिनेट करने लगी. खाने के मेनू से लेके कर्टन से लेके जो लाइब्रेरी के बुक्स थे वो हर कुछ चेंज करवा दिया अपने अकॉर्डिंग, जो चीज़ मिसेस डैनवर को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा. बट जब नाइटर को अपने आप पे कॉन्फिडेंट आ गया कि उनके पति उनसे प्यार करता है, तो वो सब कुछ, मतलब वो अपने आप को मेन कैरेक्टर समझने लगी और उनका रिलेशन काफ़ी हद तक ठीक हो गया. और वो अपने हस्बैंड को बोले कि आप नहीं फंसोगे, इसके लिए जो कर सकते हैं हम लोग वो सब करेंगे. सो यहाँ पे ना एक पुलिस वाला भी था जो उनका सपोर्ट कर रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा था, जिनका नाम था कोलोनल जूलियन. सो इसको लगभग आइडिया था कि क्या हुआ है, बट ये भी मैक्सिम को बचाना चाहता है क्योंकि मैक्सिम ऑब्वियसली एक रिच पर्सन है. सो व्हेन रेबिका's बॉडी इज raised, इट बिकम क्लियर दैट इट was deliberately shrunk. तो जब उसका बोट निकाला गया तब पता चल गया कि वो बोट को डुबाया, मतलब बोट डूब गया था. और अब जो उनको डर लग रहा था कि भाई हम तो फंस जाएंगे, बट इसमें उनका और लकीली चांस हो गया बचने का. सबको लगा कि ये जो सब लोग मर्डर सोच रहे थे रेबिका का कि उसका क्या हुआ, तो उसने सुसाइड किया. वो खुद अपने बोट में, क्या बोलते हैं कि मतलब उसने अपने बोट पे खुद होल किया और अपनी जान दी है. सो एट दिस इंक्वेस्ट द जूरी रूल रेबिका's डेथ अ सुसाइड. सो इस इंसिडेंट के बाद जूरी ने ये कंफर्म कर दिया कि जो रेबिका का डेथ है वो सुसाइड है, उसने खुद अपनी जान ली है. बट उसका जो लवर और कज़न था जैक, जिसके साथ वो बोल रही थी कि मेरा एक बच्चा, मतलब मेरा बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हूँ जिसके साथ, सो वो आ जाता है सडनली एज अ प्लॉट ट्विस्ट, मतलब प्लॉट को पूरा घुमाने एंड एक नया एंगल देने स्टोरी को, वो एंट्री करता है. बट रेबिका's कज़न एंड लवर जैक फेवल ट्राई टू ब्लैकमेल मैक्सिम. वो मैक्सिम को ब्लैकमेल करता है ये बोल के कि मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मारा है. और जब रेबिका के बॉडी को दफनाया जाता है, वो पागलों की तरह ड्रंक होके आके बोलता है कि इसने मारा ऐसे करके. मैक्सिम उसे स्टॉप करने का ट्राई करता है बट वो बोलता है कि मुझे पैसे दो मंथली के, तब जाके मैं कुछ नहीं बोलूँगा. तो इस पर मैक्सिम गुस्सा आता है, बोलता है जाओ तुमको जिसको बोलना है बोल दो. फिर वहाँ पे वो बोलता है और हंस हंस के बोलता है कि मेरे पास प्रूव है कि वो जान नहीं ले सकती. वो जिस दिन वो मरी उसके आगे से मुझे लेटर लिखा था कि वो मेरे साथ भागना चाहती है, वो मेरे साथ रहना चाहती है, इस मैक्सिम के साथ नहीं. तो अब जब उसने इतना कुछ कह दिया, उल्टा वो हंस हंस के कह रहा था, तो पुलिस वाले को लाके वो टीज कर रहा है. तो उसने कहा ठीक है तुम प्रूफ लाओ, कौन सा ये है तुम्हारा लेटर, तुम वो लाओ. तो फिर वो जाता है, फिर उसे कुछ मिलता नहीं है. उसके बाद वो कहता है कि हाँ, और एक आदमी है जिसको ये सब के बारे में पता है. उसके घर के पीछे ना एक पागल को बांध के रखा गया था जो रेबिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता था. रेबिका उसे बोलती थी कि तुम अगर मेरे और जैक के बारे में किसको बताओगे तो मैं तुम्हें पागल खाने भेज दूंगी.
सो जब उसे बुलाया गया मतलब उसे बुलाया गया और उसे पूछा गया कि तुमने देखा है दोनों को, क्योंकि जैक बोला कि उसने देखा है, कि वो पागल जो, उसे पता है हम दोनों के बारे में। बट जैक को इतना डरा दी थी रेबिका पहले कि वो बोलते नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे पागल खाने मत भेजो, मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बाद लास्ट में बसती है मिसेस डैनवर, जो रेबिका की ऑनेस्ट मेड है। उसको बुलाया जाता है सीन में पूछने के लिए कि भाई सीन है क्या, क्योंकि जैक के दोनों उसके प्रूफ जो है वो तो यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। तो लास्ट जो है मिसेस डैनवर, क्योंकि जैक बोलता है कि मिसेस डैनवर को भी सब पता है। सो मिसेस डैनवर आके बोलती है हाँ ये जो जैक है ये रेबिका का लवर था, मैं मानती हूँ, बट वो कभी भी इस जैक के लिए मैक्सिम को नहीं छोड़ती, ऐसे करके। और फिर वो बताती है कि जिस दिन ये सब हुआ घटना, उस दिन वो एक डॉक्टर से मिली थी, ठीक है। तो हम लोग वापस स्टोरी पे आते हैं। एट द jury rules Rebecca's death a suicide, but Rebecca cousin and lover Jack Fewell try to blackmail Maxim, arguing that she could not have killed herself because she has written him a cheerful note the night she died. To solve the mystery, they find Rebecca's doctor in London. सो अब वो जिस डॉक्टर से मिली थी अब उसको ढूंढा जाता है। अब डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर बेकर। और वो बहुत चीज़ वो डिस्क्लोज करता है, जो ये मिस्ट्री है ये यहाँ पर डिस्क्लोज होता है। They find Rebecca's doctor in London. He reveals she was suffering from advanced cancer. वहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो कैंसर से जूझ रही थी और वो ज़्यादा दिन बच नहीं सकती थी, और वो कभी लाइफ में प्रेग्नेंट हो भी नहीं पाती क्योंकि उसका जो फीमेल ऑर्गन्स है वो डैमेज थे, ठीक है। So she never have had children. She had only few months to live. Maxim then realized that Rebecca has provoked him into killing her, so she could escape a painful death. यहाँ पे मैक्सिम को पता चला कि रियल में वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं कभी, वो उसे प्रोवोक इसलिए कर रही थी कि वो अपने पेनफुल डेथ जो उसे कैंसर में सफ़र करना पड़ता उससे वो बच सके। सो इस तरह से इस केस को एक सुसाइड केस बना दिया गया और रेबिका की बॉडी निकाल के उसे दफना दिया गया। वो घर पूरा सुनसान हो गया। अब सून आफ्टर मिसेस डैनवर डिसअपियर फ्रॉम मैंडली। ये सब होने के बाद मिसेस डैनवर मैंडल से गायब हो गई, ऐसे गायब हुई जैसे उसका कभी वहाँ पे कोई नामो निशान था ही नहीं। मैक्सिम ग्लो एंजियस एंड अ कपल रश होम टू नाइट। उसी दिन रात को दोनों घर भागे, लेकिन जब वो आ रहे थे, एज दे अप्रोच दे सी अ फायर ब्लेजिंग इन द डिस्टेंस। मैंडली इज बर्निंग टू द ग्राउंड। लेकिन जब तक वो घर पहुंचे तब तक मैंडली जल चुका था। और हमें अब ये पता चलता है कि हमारी जो नैरेटर है वो क्यों, जब वो सपना देख रही थी उसको उसमें डर लग रहा था। वो उठ के भी वो अपने हस्बैंड को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंडली का स्टोरी ही बहुत डरावना था उसके लाइफ में, और उस पास्ट को वो फिर से अपने रिलेशन पे हावी नहीं होने देना चाहती थी, जिस वजह से वो खुद में सोचती है वो स्टोरी और हमें पता चलता है। लेकिन अभी ये सबको 20 साल गुजर चुके हैं और जो नैरेटर है वो अभी किसी होटल के रूम में बैठ के ये सब चीज़ सोच रही है। और इस तरह इस स्टोरी का एंड होता है। होप यू लाइक दिस स्टोरी, आई मीन्स दिस नॉवल। अगर आपको पसंद है तो आप बता सकते हो। बस सच बताना, एग्ज़ाम के आगे दिन वीडियो देख रहे हो ना सब, बताओ बताओ, सच बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा।